Assalamu alaikum everyone. I'm Shoaib Hamid Mohal. This is ISP Studio and I welcome you to yet another exciting season of The Weekend Show. We are back after a short break. I hope that you miss me. I miss you guys too. No, I miss the cameras. Anyhow, जब हमारा पिछला सीजन खत्म हुआ था तो उस टाइम सिचुएशंस थोड़ी सी डिफरेंट थी. कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी, थोड़ी बहुत बची हुई थी. अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं. थिंग्स आर नाउ बैक टू नॉर्मल, स्टार्टेड टू कम बैक टू नॉर्मल. और ऑल्दो अभी भी वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स क्योंकि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम हो गई, विच इज़ अ गुड थिंग. तो स्टार्ट करते हैं हमारे मोस्ट एक्साइटिंग सेगमेंट से, व्हाट्स अप. मीनवाइल जब हम अपनी ब्रेक पे थे तो बहुत कुछ इस दुनिया में हो रहा था क्योंकि डेली बेसिस पे हो रहा होता है. बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ द वीकेंड शो आपको पता चलता रहता है कि दुनिया में क्या चल रहा है. लेकिन डेफिनेटली हमारी रिसेंट हैपनिंग्स क्या हुई अभी रिसेंटली कुछ लास्ट वीक्स में, उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि मलाला यूसुफजई, शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. और डेफिनेटली वो एनरोल हुई थी तो उन्होंने ग्रेजुएट भी होना था. लेकिन हमारे सोशल मीडिया के ऊपर हमारे जो नेटिजन्स थे, दे हैड अ लॉट टू से. कुछ लोगों ने उसको बहुत अच्छी विशेस दी और कुछ लोगों ने उसको अगेन एज ऑलवेज क्रिटिसाइज किया, बिकॉज एज वी ऑल नो दैट मलाला यूसुफजई हैज़ ऑलवेज बीन अ कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी, स्पेशली इन पाकिस्तान. पूरी दुनिया में उसको सराहा जाता है बहुत ज़्यादा, उसका जो उसको एक एम्पावर्ड वुमन के तौर के ऊपर और उसकी बहादुरी के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है. लेकिन जिस कंट्री से वो हैं उस कंट्री में उनको आधे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं और आधे लोग उसको इनकरेज करते हैं. अब इसके अंदर मेरा जो ओपिनियन है, आई वुड लाइक टू होल्ड माई ओपिनियन, बट दिस ऑलवेज हैपन्स विद मलाला. उसका कोई भी मैसेज आ जाए, उसका कोई भी लाइव इवेंट हो, जैसे कि शी रिसेंटली गॉट निकाफाइड, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. अच्छी बात है, किसी का भी निकाह हो, बहुत अच्छी बात है. लेकिन उसके बारे में भी लोगों के मिक्स्ड रिव्यूज़ थे. सम पीपल जस्ट वांटेड टू हैव फन एंड सम पीपल विश्ड हर वेल. और हमारे द वीकेंड शो की तरफ से भी उनको बहुत 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 मुबारक हो और उनको अल्लाह ताला खुश रखे. Our next news is, rather I should say, a good news for Pakistan, something to be very proud of, is that Lieutenant General Nigar, जिनके बारे में अभी रिसेंटली एक टेलीफिल्म भी बनी जिसमें हमारी पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर अदाकारा मायरा खान ने उनका रोल प्ले किया. और वो टेलीफिल्म बहुत ज़्यादा सराही गई पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनली भी. और आई एम रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी शुड स्टार्ट मेकिंग दीज मूवीज़ एंड टेलीफिल्म्स अबाउट आवर नेशनल हीरोज़. और रिसेंटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उनकी कि शी हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट एवर फीमेल कमांडमेंट ऑफ आर्मी कॉर्प्स. एंड दिस इज़ समथिंग टू बी रियली प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी, फॉर मी एंड फॉर यू ऑल, एंड स्पेशली फॉर द लेडीज़. और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक बहुत, मैं आई ऑलवेज रिस्पेक्ट द लेडीज़ जो कि अपना घर भी संभाल रही होती हैं और वो दुनिया भी चेंज कर रही होती हैं, बड़े बड़े काम कर रही होती हैं. और बहुत बड़े बड़े काम नहीं भी कर रही होती तो अपनी एक कैपेसिटी में रह के जितना कुछ वो कर रही होती हैं, तो रियली सैल्यूट फ्रॉम माय साइड, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी टू मैनेज हाउस होल्ड एंड द फैमिली एंड देन गोइंग आउट वर्किंग डे एंड नाइट एंड अचीविंग सो मच. तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो. एंड मैम निगार, वी फील सो प्राउड बिकॉज ऑफ लेडीज़ लाइक यू. बहुत मुबारक हो आपको. इन आर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यूज़, आप सब लोगों ने स्क्विड गेम्स अगर देखा नहीं है तो उसके बारे में सुना ज़रूर होगा, क्योंकि स्क्विड गेम्स एक ऐसा सीज़न बन गया कि जो कि अब तक नेटफ्लिक्स के ऊपर देखा जाने वाला, दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला सीज़न है. लेकिन उसकी वजह से एक बंदे को सज़ाए मौत सुनाई गई. और वो किस तरीके से, नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको पता होगा कि उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, नॉर्थ कोरिया इज़ बेसिकली अ क्लोज्ड इकोनॉमी, अ क्लोज्ड कंट्री. उसका किसी भी दूसरे कंट्री के साथ, कल्चर के साथ, इकोनॉमिकली या फिर कल्चरली उनका कोई भी कोलैबोरेशन नहीं होता है और स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं उनकी गवर्नमेंट की तरफ से. और इन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि नॉर्थ कोरियन जो लोग हैं वो इंटरनेशनल मीडिया कंज्यूम नहीं कर सकते, ना तो अमेरिका से, ना ही किसी और कंट्री से, ना यूके से.
और ना सिर्फ उनको ये मना है बल्कि अगर वो पाए जाते हैं इंटरनेशनल मीडिया कंज्यूम, यानी कि अगर कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं या कोई सीजन नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या फिर सोशल मीडिया फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त सज़ाएँ हैं, जिनमें से एक कैपिटल पनिशमेंट या फिर सेंटेंस टू डेथ की सज़ा भी है। और इसी तरीके से एक समबडी उसने करेज इकट्ठी की और उसने चाइना से स्मगल किया स्क्विड गेम्स के सीज़न को, और वो पकड़ा गया अनफॉर्चुनेटली, और उसको सज़ाए मौत सुनाई गई है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी सैड, और हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि नॉर्थ कोरिया के अंदर लोग किस तरीके से रहते हैं। ऑल्दो मैं ये नहीं कहता कि ये जो सारा इंटरनेशनल मीडिया हम कंज्यूम करते हैं या सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं ये ठीक है, लेकिन इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ फ्रीडम कि मैं अगर चाहूँ तो कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको ऑप्ट आउट कर सकता हूँ उससे। लेकिन नॉर्थ कोरियन लोगों के पास ये चॉइस नहीं है कि अगर वो चाहें उसको क्विट करें और चाहें उसको कंज्यूम करें, बल्कि उनको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, और ना सिर्फ प्रोहिबिटेड है बल्कि इतनी सख्त सज़ाएं हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए दैट वी लिव इन अ कंट्री विच हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जस्ट लाइक अदर कंट्रीज़, लेकिन हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ हम अपने रिलीजन को, जहाँ हम अपने कल्चर को, और अगर हम कुछ भी अगर करना चाहते हैं तो हमें आज़ादी है। डेफिनेटली लॉ इन्फोर्समेंट की लिमिटेशंस में रह के हमें आज़ादी है कि हम ये सारी चीज़ें जो कि हमें बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें लगती हैं कि अच्छा जी नेटफ्लिक्स के ऊपर आप देखते होंगे कि आजकल एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट नेटफ्लिक्स, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट स्क्विड गेम्स, बल्कि अब तो एक और सीज़न जिसने स्क्विड गेम्स का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है जो कि है हेल बाउंड। मैं इनकी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि हम बहुत इजीली इनके बारे में बात करते हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि किसी और कंट्री के अंदर, नॉर्थ कोरिया के अंदर, इसके बारे में बात तभी करेंगे ना जब वो देखेंगे। इसको देखना ही पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखते पकड़े गए तो आपके साथ फिर ये होता है, विच इज़ वेरी सैड। इन अनदर गुड न्यूज़ रिगार्डिंग पाकिस्तान, और वो ये कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है और की जा रही है। हमारी ये जो करंट गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि बच्चों की तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए। लेकिन एक इशू जो कि पाकिस्तान जो कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, और बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम है चाइल्ड लेबर का। चाइल्ड लेबर होती क्यों है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी। फैमिली के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो चाहते हैं कि अच्छा जी हम कमा रहे हैं तो हमारे जो बच्चे हैं जब वो थोड़े से बड़े होते हैं, चलने फिरने, जब उनके खेलने के दिन होते हैं, तो उनको भी वो छोड़ आते हैं किसी वर्कशॉप के ऊपर या फिर किसी ऐसी जगह पे कि वो कोई स्किल सीखें और वो काम करना शुरू करें। काम क्यों करना शुरू करें? ताकि घर में पैसे आना शुरू हों। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव वसीला तालीम का शुरू किया है, जिसके अंदर ऐसे लोग, ऐसी फैमिलीज़ जो कि गरीब हैं या फिर जिनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं हैं, तो उनके बच्चों को एक वजीफ़ा दिया जाएगा जिसमें बच्चियों को, फीमेल्स को 3000 रुपीज़ पर मंथ, और जो बच्चे हैं उनको 2500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। इससे होगा क्या कि वो माँ बाप जो अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर के लिए भेज रहे थे कि घर में कुछ ना कुछ आएगा, उनके घर में अब वैसे ही कुछ आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो उनके पास ये एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा। आई होप दैट दे डू रियलाइज़ कि वो अपने बच्चों की तालीम के ऊपर फोकस करें, ताकि अगर उनकी ज़िंदगी इस टाइम इस तरह की है तो उनके बच्चों की ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर हो जाए तालीम की वजह से। तो क्योंकि हम जानते हैं कि तालीम सिर्फ ज़रिया मौश नहीं बनता, बल्कि शऊर भी देता है, इंसान को सोचने की ताकत देता है, जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकता है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एंड अनदर गुड न्यूज़ फ्रॉम पाकिस्तान। आज मैं आपको सारी अच्छी अच्छी खबरें सुनाऊंगा, क्योंकि हमारा जो पिछला सीज़न था उसमें थिंग्स वर हैपनिंग, और उसमें अच्छी चीज़ें भी हो रही थी, बुरी चीज़ें भी हो रही थी। और मेरा शो ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो है ना बहुत ज़्यादा बुरे हालात दिखाऊं और बुरी चीज़ें और बुरी खबरें दिखाऊं कि ताकि मेरे शो की रेटिंग बढ़े, बल्कि मैं तो वो बताऊँगा कि जो पाकिस्तान में हो रहा है, और मेरी कोशिश होगी कि वो चीज़ें जो अवॉइड हो जाती हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान में, वो आपको दिखाऊँ। मेरी पूरी कोशिश होती है द वीकेंड शो के अंदर। तो इसी तरह एक अच्छी खबर वो ये कि पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस, लेकिन पाकिस्तान ने स्पोर्ट्स के हवाले से जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया है 20% पिछले साल की निस्बत। और अगर हम इसकी अमाउंट का अंदाज़ा लगाएं तो $105 मिलियन की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हैं पाकिस्तान में इस फिस्कल ईयर में विद इन 4 to 5 months। और इसके अंदर हमारे यहाँ जो फुटबॉल बनाई जाती है, जो कि पूरी दुनिया में हम एक्सपोर्ट करते हैं, और उसके हमारे क्लाइंट्स हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं,
उसके अंदर वो भी शामिल है। और मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पहला वो कंट्री है जिसने सिलाई के बग़ैर जो फुटबॉल बनाना शुरू की है और उसको एक्सपोर्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से उस फुटबॉल की क्वालिटी और उसका बाउंस और सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ना सिर्फ मीट किए हैं बल्कि एक्सीड किए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से मिला है और रिन्यू हुआ है। एंड दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। एक्सपोर्ट्स किसी भी कंट्री के लिए बहुत अच्छी होती हैं कि ना सिर्फ हम अपने कंट्री के लिए चीज़ें बना रहे हैं बल्कि हम कुछ ऐसी चीज़ें भी बना रहे हैं जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। जब एक्सपोर्ट्स आती हैं तो डेफिनेटली डॉलर पाकिस्तान के अंदर आएगा। जब डॉलर पाकिस्तान के अंदर आएगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक्स के रूल्स की वजह से पाकिस्तान की जो मनी की वैल्यू है, जो करेंसी की वैल्यू है, वो बढ़ जाएगी। सो जितने ज़्यादा हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल मीडिया आजकल हम सबके सामने है और आजकल एक ख़ास चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है और वो है कोरोना वायरस के एक और वेरिएंट के बारे में जिसका नाम है ओमिक्रॉन। इसके बारे में कहा जाता है कि ये साउथ अफ्रीका के अंदर आइडेंटिफाई हुआ। अगर आप इसकी इन डेप्थ रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये साउथ अफ्रीका से इनिशिएट हुआ है, बल्कि ये भी हो सकता है कि इनिशिएट कहीं और से हुआ हो, बल्कि साउथ अफ्रीका के अंदर इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई हो। और इसके रिएक्शन में बहुत सारे कंट्रीज़ ने फ़ौरन से अपनी फ़्लाइट्स बंद कर दी और इस टाइम साउथ अफ्रीका की कंडीशन ये है कि वो दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो चुका है। साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट का कहना है कि ये दुनिया का ओवर रिएक्शन है, बिकॉज़ अभी तक हमें सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे बहुत ही खौफनाक कि ये बहुत खौफनाक वायरस है और बहुत ज़्यादा जल्दी डेल्टा वायरस से भी ज़्यादा जल्दी फैल रहा है और बहुत ख़तरनाक है। लेकिन अगर आप रिसर्चर्स और माइक्रोबायोलॉजिस्ट की बात सुने तो वो कह रहे हैं कि अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, अभी तक हमें पता नहीं है कि ये कितना डेंजरस है और वैक्सीन के मुकाबले में ये कितना ज़्यादा ताकतवर है, अभी हमें पता नहीं है। तो जब तक आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ कितनी ख़तरनाक है और उसकी बेस के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जब आपको ये पता होना चाहिए कि जब किसी कंट्री में आमदोरफ्त बंद हो जाती है तो वो कंट्री एक तो वैसे भी आइसोलेट हो जाता है बाकी दुनिया से, बल्कि इकनॉमिकली भी उसको बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो यही कहना है साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट का कि दैट वाज एन ओवर रिएक्शन ऑफ द वर्ल्ड। वो कह रहे थे कि हमारे पार्शल होने का, यानी हमारे ऑनेस्ट होने का हमें ये सिला मिला है कि दुनिया ने हमें बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी कंट्री के अंदर, उनका कहना है कि नेक्स्ट टाइम किसी कंट्री के अंदर कोई अगर वेरिएंट आया तो वो जो गवर्नमेंट्स हैं वो उसको छुपाने की कोशिश करेंगी बजाय इसके कि वो उसको आइडेंटिफाई करके दुनिया को अनाउंस करें ताकि दुनिया उनसे कट ऑफ ना हो जाए। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है और आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। इसके साथ ही एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. इस पर बातें मन की होंगी उन लोगों के साथ जिन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिफर से स्टार्ट किया और बहुत कम अरसा में एक गैर मामूली तरक्की करके अपना नाम बनाया। उनसे जानेंगे उनका ये सफर कैसा है। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द सीजन 3 में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मज़ीद देर किए बगैर चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है द एक्सेप्शनल्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, द एक्सेप्शनल्स इज अ सेगमेंट इन विच ISP स्टूडेंट्स कम फॉरवर्ड टू टॉक अबाउट द इश्यूज, बट वी नॉट ओनली टॉक अबाउट द इश्यूज, वी टॉक अबाउट सॉल्यूशंस एज वेल। और हमारे पास आज हमारे गेस्ट हैं वन मोर टाइम तलहा खालिद, जो कि स्टूडेंट हैं BBA 8th के, अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ स्टूडेंट बॉडी, और इस सेगमेंट को भी वो कोऑर्डिनेट करते हैं। और आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल लर्निंग। वेल, आप सब जानते हैं कि प्रैक्टिकल लर्निंग क्या होती है, कि एक लर्निंग होती है जिसमें टीचर आता है और बोर्ड के ऊपर
लिख के और पढ़ा के और लेक्चर दे के चला जाता है, जबकि दूसरी जो प्रैक्टिकल लर्निंग है जो कि पूरी दुनिया में इस टाइम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ उसको फॉलो कर रही हैं, वो ये है कि स्टूडेंट्स को एंगेज किया जाए लर्निंग प्रोसेस के अंदर, क्योंकि जब तक हम स्टूडेंट को एंगेज नहीं करेंगे जो लर्निंग है उस तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी। तो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में और क्या चीज़ें कमियां हैं पाकिस्तान के अंदर हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और क्या होना चाहिए, इसके बारे में एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे तला से। तो आइए वेलकम करते हैं तला खालिद को। हेलो तला, क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा तला, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है कि प्रैक्टिकल लर्निंग, आपने सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अपनी इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की, क्या आपको लगता है कि चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं और क्या ऐसी चीज़ है जो किसी और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं है रिगार्डिंग प्रैक्टिकल लर्निंग? क्या आपके डिपार्टमेंट और आपके टीचर्स प्रैक्टिकल लर्निंग में इन्वॉल्व करते हैं आपको? अच्छा, तो सर फिर हम बात अपनी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करें या ओवरऑल दी ओवरऑल दी ओवरऑल बात कर लेते हैं। अच्छा, तो अगर देखा जाए प्रैक्टिकल लर्निंग में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हमारे यहाँ कंट्री में अगर देखा जाए, हमारी इस सोसाइटी में देखा जाए तो प्रैक्टिकल लर्निंग मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है। अगर आप किसी और सोसाइटी में चले जाते हैं, जैसा आप किसी और कंट्री में चले जाते हैं, तो वहाँ बच्चे को शुरू से ही बता दिया जाता है कि उसने आगे जाके अपना क्या फील्ड सेलेक्ट करनी है, क्या उसने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ करनी है, सेलेक्ट करनी है। अब आप यहाँ देख लें कि मैट्रिक से एफएससी तक तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है। घर वाले धक्के से किसी को अजीब जो उनकी फील्ड ही नहीं उनको सूट कर रही होती है, क्योंकि बच्चा खुद अनश्योर होता है, उसे पता ही नहीं है कि क्या है, पता ही नहीं है क्या। बेसिकली ये सब चीजें होती हैं स्टार्ट से, नॉट ऑन यूनिवर्सिटी लेवल। ठीक है। मेरे ख्याल से मैं तो यही समझता हूँ कि ये प्राइमरी लेवल से ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है कि एक बच्चे को एटलीस्ट उसके फील्ड के बारे में लाजमी बताना चाहिए। ठीक है, ताकि वो प्रैक्टिकली उसके अंदर इन्वॉल्व हो। अगर उसको उसकी फील्ड का ही नहीं पता होगा तो वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व कैसे होगा? आप एक उसके बारे में सीखेगा क्या? एग्जैक्टली। मैं जैसे एज अ मी पर्सन, ठीक है, मुझे ब्लड फोबिया है। ठीक है, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ और मुझे अजीब से चक्कर आने लग जाते हैं। मुझे जाके कह दिया जाए कि आपने मेडिकल फील्ड में जाना है और जबरदस्ती मुझे उसमें क्या हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा तो मैं प्रैक्टिकली तो उसको फिर आगे कैरी ऑन नहीं कर सकूंगा ना। मैं ठीक है धक्के से ही करूंगा, उसके अंदर कोई मैं एनहांसमेंट नहीं लेके आऊंगा अपनी। आपका कहने का मकसद है कि पहले तो क्लियर होना चाहिए कि बच्चे ने करना क्या है, उसके exactly. बाद प्रैक्टिकल लर्निंग की बात आती है। चलें, एक तो करियर काउंसलिंग का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इशू है और मेरे ख्याल में इसके ऊपर हम एक और पूरा एक सेशन हम इसके ऊपर कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द प्रैक्टिकल लर्निंग इन स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, आपको क्या लगता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? क्या इससे कोई फ़र्क भी पड़ता है कि नहीं पड़ता प्रैक्टिकल लर्निंग से? क्यों नहीं सर, ऐसा है कि प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं होगी उस वक्त तक आप अपनी फील्ड के अंदर कामयाब ही नहीं हो सकते। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकल लर्निंग, हम अपनी एक फील्ड को एक साइड पर रख के अगर हम ओवरऑल दी प्रैक्टिकल लर्निंग की बात करें, अगर हम अपने स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बात करें, सर आप शायद आपको मेरे से ज़्यादा बेटर पता हो कि जो नेशन वाइड इंटरनेशनली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी रिसर्च हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं। बिल्कुल ऐसे। जब तक प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं होगी वो रिसर्च कैसे होगी? आज तक हम बच्चे रट्टा लगा के मैट्रिक पास करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये सिस्टम हमारे यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद हम जब कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में हमें बताया जाता है कि बस आपने ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये मैथ्स, ये बायो, आपने जी इसके अंदर मार्क्स लेने हैं तो ये क्वेश्चन बस आपने जैसे लिखे हुए एज इट इज वैसे लिख देने। ऐसे है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जब आपके पास प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं होगी, आप कोई अंदर उसके अंदर कोई एक न्यू चीज ऐड ही नहीं कर सकेंगे, आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आपने जो चीज पढ़ी आप वही जाके लिख देंगे, मेंशन कर देंगे और आप वहीं खड़े हैं, वहीं खड़े हैं। उसके अंदर आपकी अचीवमेंट कोई भी नहीं है। आपने तो बस एक कहते हैं ना कॉपी कैट वाला काम हो गया, आपने कॉपी किया, ठीक है, आगे जाके पेपर में पेस्ट कर दिया। नहीं तो तला, जिस तरीके से अब ये केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, जो बुक्स हम पढ़ते हैं, जो रिसर्च आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं, ये कभी हमने सोचा नहीं है कि ये कहाँ से आते हैं? ये हमेशा वेस्टर्न कंट्री से क्यों आते हैं, यहाँ से क्यों नहीं आते? एग्जैक्टली, मैं आपको एक और इस चीज के अंदर ऐड करूँ, जो आर्टिकल्स आपने बताए, देखें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, हमें बुक्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी गई है। हमें आर्टिकल्स पढ़वाए ही नहीं गए कि भाईजान केस स्टडीज हैं, आप आर्टिकल्स हैं ये पढ़ें, अपनी तरफ से लिख के आए कुछ, हमें ये चीज सिखाई नहीं गई। मेरे ख्याल से ये चीज ऐड करनी चाहिए हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए, रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए। एक दिन मैं अपने कजन से बैठा बात कर रहा था, ही वाज फ्रॉम कनाडा, तो मुझे वो बता रहा था कि जब हम पेपर्स करते हैं, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, तो वो कह रहा था कि जब हम कुछ लिख रहे हो ना पेपर के अंदर, अगर हमने एज इट इज वही लिख दिया जो टीचर ने पढ़ाया है या बुक में लिखा है तो हमें मार्क्स वो कहते हैं आपने तो कॉपी पेस्ट किया, आपने कॉपी पेस्ट किया, अंदर याद करके लिखा है, आपने उसके अंदर अपनी कोई चीज
ऐड ही नहीं की, अपनी कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं दी। और यहाँ पे उल्टा हिसाब है। यहाँ पे उल्टा हिसाब है, अगर आप अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन कर दें, ठीक है, हो सकता है फर्स्ट गलत टाइम भी हो। सेकंड टाइम गलत होता है, इंसान गलती से ही सीखता है, ठीक है। आप गलत करेंगे, आपको टीचर आके बताएगा बेटा आपने यहाँ गलती की, अब वो नेक्स्ट टाइम इंप्रूव हो जाएगा। एटलीस्ट उसको फ्रीडम होगा कि मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ। हमारे बच्चों को शुरू से ही कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता, तो कहाँ से रिसर्च कंडक्ट करें, कहाँ से नए डिसिप्लिन बनाएं, या ऑलरेडी केमिस्ट्री बायो के अंदर कंट्रीब्यूशन कैसे करें, उनको तो अलाउ ही नहीं किया जाता। अच्छा, इसके अलावा अलाउ नहीं किया जाता। दूसरी चीज़ है कि अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एजुकेशन सिस्टम नहीं, अगर हमारे बच्चे खुद ओरिएंटेड हो जाएं कि हमने एजुकेटेड ओरिएंटेड स्टूडेंट्स बनना है, कि हमने, मेरे ख्याल से वो भी अंदर कंट्रीब्यूशन ऐड कर सकते हैं। हमारे यहाँ अब शुरू से हमने ये चीज़ देखी, बेसिकली मैंने प्राइमरी लेवल से इसलिए बात की, हमने शुरू से ये चीज़ देखी, शुरू से तो हम उस चीज़ के आदी हुए हैं। जब हमने शुरू से ही हमने नई चीज़ें देखी होंगी, हमें नई चीज़ें सर्च करने का शौक होगा, तो हम आगे जाके आवाज़ भी उठा सकते हैं और आगे जाके हम अच्छा कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ यही है मेरे ख्याल से, तो फ्रीडम देना चाहिए बच्चों, फ्रीडम देना चाहिए बच्चों को कि वो सीखें। अब आप बाहर बच्चों के स्कूल्स देखे हैं मैंने, या मैं मूवीज़ में भी देखे हैं, उसके अलावा सुना भी है कि वहाँ पे बच्चों को खुला छोड़ दिया जाता है, वो जो करते हैं उनका माइंडसेट देखा जाता है, उनका किस साइड पे जा रहे हैं, असेस किया जाता है। assess किया जापान जाता के है। अंदर बच्चों को 6 साल तक असेस किया जाता है कि इनका क्या जहन है, क्या इनके स्किल्स सेट हैं, उसके बाद उसको उस फील्ड के अंदर सजेस्ट किया जाता है। Suggest किया जाता है। यहाँ पे तो मेरे ख्याल में जो 6th ग्रेड का बच्चा है उसका इतना बड़ा बैग होता है, उसके अंदर रजिस्टर, कॉपीज, होमवर्क और ये सारा कुछ होता है, और वो लिख लिख के रटे लगा लगा के वो बेचारा इतना अपना बचपन जाया कर रहा होता है। एग्जैक्टली वही बात है। अब हमारे पास बुक्स हैं, इतनी सारी बच्चे बुक्स उठा के चले जाते हैं। मेरे ख्याल से इससे बेहतर ये है अगर उनको प्रैक्टिकल लर्निंग करवाई जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। वो जो इतना बैग उठा के, भारी भरकम उठा के, अब आप ये देख लें हमारे यहाँ MD-CAT के टेस्ट होते हैं, ठीक है, कितने बच्चे जो होते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अच्छे होते हैं वो रह जाते हैं, ठीक है, और क्योंकि जो याद नहीं रहा ना, याद memory नहीं रहा, नहीं थी। एग्जैक्टली याद नहीं रहा उनको, तो याद वही रहा जो बुक्स में लिखा हुआ, वो आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर भी काफी चेंजिंग आएगी। तो अगर ये हम जो इसके याद अंदर रखने practical वाला learning- सिस्टम है कि याद रखना है, मेमोराइज करके टेस्ट देना है, वही आना चाहिए, तो इसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं वो आगे जाके ना रिसर्च कर सकते हैं, ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ना ही उनको एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स का पता होता है कि मार्केट में हो क्या रहा है। अच्छा तला, किस तरीके से प्रैक्टिकल लर्निंग की हम बात करें कि प्रैक्टिकल लर्निंग में आप क्या सोचते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, कैसे टीचर प्रैक्टिकल लर्निंग करवाए स्टूडेंट? मिसाल के तौर पे आपके क्लासरूम में टीचर आपको मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, कोई भी टीचर, ठीक है, तो वो किस तरीके से प्रैक्टिकली आपको कैसे इन्वॉल्व करेंगे? अच्छा, अगर मैं सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर आता हूँ या यूनिवर्सिटी सेशन के अंदर आता हूँ कि जी यहाँ पे मेरा मेजर मार्केटिंग है, और मार्केटिंग के अंदर किस तरह, इसके अंदर इस तरह ऐसे हम कंट्रीब्यूशन ऐड कर सकते हैं कि हम, हमारी मार्केटिंग मेजर है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमें मार्केट के अंदर जाके रिसर्च करनी चाहिए, हमें डिफरेंट मार्केटिंग एजेंसीज को विजिट करना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, जाके वो कैसे अपना काम परसू कर रहे हैं, ठीक है, आगे कैसे उसको सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं, या उनका डाउनफॉल आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ठीक है, बुक्स में तो नहीं पता चलता आपको ये सारी चीजें। बुक्स में पता चल भी जाए तो सिर्फ आपको एक स्पेसिफिक कंपनी, बुक्स में आपको बड़ी बड़ी कंपनीज का बताया जाएगा। जनरल आइडिया होता है, आपको लेकिन बुक्स में ज्यादातर यूनिलीवर सुनने को मिलेगा, P&G सुनने को मिलेगा, ठीक है, Apple सुनने को मिलेगा। एप्पल सुनने को, जितनी बिग कंपनीज हैं उन सबका वहाँ पे जिक्र होगा। लेकिन जब आपने तो अपनी फिलहाल नेशनल वाइज देखना है ना, आपने नेशन वाइज देखना है कि आपके नेशनली किस लेवल पे काम हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको बेहतर है कि आप मार्केट विजिट करें, ठीक है, आप वहाँ जाके एड एजेंसीज हैं काफ़ी सारी, मुल्तान में काफ़ी हैं। अच्छा, आप सिर्फ इंटरनेशनली नहीं, अगर आप हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हमारे कंट्री में इतनी सारी मार्केट्स हैं, बिल्कुल, आप मुल्तान की मार्केट को लाहौर की मार्केट से कंपेयर करें तो आप दंग रह जाएंगे कि यार इतना फर्क, मतलब बिल्कुल है, बिल्कुल ही अलग हर मार्केट है, डिफरेंट है। एग्जैक्टली सेम। चले, एक तो विजिट्स हो कराची की गए, तरफ, एक विजिट्स हो गए कि स्टूडेंट्स को लेके जाएं, उनको मार्केट के अंदर जिस तरीके से इंटर्नशिप्स होती हैं हमारी, उनको भेजें ताकि वो ग्राउंड के ऊपर जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करें, सीखें। कुछ चीज़ें पता चलती हैं बुक से, थ्योरी आपको बुक से पता चलती है कि अच्छा जी मार्केटिंग होती क्या है, और कुछ चीज़ें आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलते हैं मार्केट के अंदर जाके। बहुत अच्छी आपने बात की कि विजिट्स लाजमी होने चाहिए। इसके अलावा टीचर क्या कर सकता है? आपको स्टूडेंट्स को क्या फील होता है कि किस तरीके से आपको इन्वॉल्व किया जाए? अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और ऐड कर लें, विजिट्स के अलावा केस स्टडीज, ठीक है, ठीक है, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट कंपनीज की केस स्टडीज, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की केस स्टडीज की, उन्होंने किस तरह उन्होंने अपना हाई एंड अचीव किया, ठीक है, उसके बाद उनका डाउनफॉल कैसे आया, ठीक है, फिर उन्होंने डाउनफॉल को ओवरकम कैसे किया,
ये सब चीज़ें हम केस स्टडी से सीख सकते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो केस स्टडी कंपटीशंस होते हैं वहाँ पे, और केस स्टडी बेस्ड एजुकेशन होती है। केस स्टडी क्या होती है? बेसिकली हिस्ट्री के उस कैसे सक्सेसफुल हुए या कैसे फेल हुए, इन दोनों चीज़ों से बंदा सीखता है। एग्जैक्टली यही बात है, और इसी चीज़ की कमी है हमारी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में। अच्छा, अगर मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर को थोड़ा सा कंपेयर करूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर से ही जा रहे हैं इस तरफ, थोड़ा तवज्जो दे रहे हैं इस तरफ, प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ। ठीक है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है SCDC। ठीक है, हमें एक काउंसलिंग वहाँ की जाती है। ठीक है, उसके बाद हमें प्रैक्टिकल लर्निंग का हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी का इवेंट हो गया, इवेंट इज एक प्रोजेक्ट, बिल्कुल, ये भी एक प्रोजेक्ट पूरा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इवेंट ही तो होता है। एग्जैक्टली। ठीक है, उसमें आप स्पॉन्सर्स के पास जा रहे हैं या जो भी जा रहे हैं, मार्केटिंग की मतलब मार्केटिंग आपकी सोशल स्किल्स डेवलप हो रही हैं, Exactly. टीम वर्किंग स्किल्स डेवलप हो रही हैं। एग्जैक्टली। इसी तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने ये चीजें डेवलप करना शुरू कर दी हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ का लैक है। उनके पास आप वहाँ स्टूडेंट्स को देख लें, उनको कोई ड्रेसिंग का नहीं अंदाजा कि वो प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं तो उनको ड्रेसिंग कैसी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में उन्होंने जाना है आगे, तो उनको प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह जाके, क्योंकि ये किताबों से तो नहीं पता चलेगा Exactly. कि मार्केटिंग की किताबों से तो नहीं पता चलेगा क्या ये करना चाहिए। ना किताबों से पता लगेगा ना बताने से पता लगेगा, अनटिल अनलेस अगर आप खुद इसको अप्लाई ना करें अपने आप अप्लाई पे। करवा के, ठीक है, प्रैक्टिकली अप्लाई ना करें उसको, उस वक्त तक आपको नहीं पता लगेगा। सिर्फ इसी चीज का लैक है और हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट है, इसी तरह हर यूनिवर्सिटी इस तरह एक डिपार्टमेंट बना सकती है। ठीक है, जहाँ पे काउंसलिंग हो, बच्चों को बताया जाए, सिखाया जाए, प्रैक्टिकली उनकी इन्हांसमेंट की जाए। ठीक है, और इसी तरह अगर हम स्टडी के अंदर आ जाते हैं तो स्टडी में भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। हमारे यहाँ बुक्स को छोड़ के केस स्टडीज आई जाए। बिल्कुल। ठीक है, हमें पेपर्स में ये ना कहा जाए कि आपने क्वेश्चंस या आपने इन्हीं स्लाइड्स में से निकालने कि याद करके आपने पेपर करना है। याद करके पेपर करना है, ये चीज़ खत्म कर दी जाए। ठीक है, आपको उसकी जगह पे कैसे असेस किया जाए? आपको असेस ऐसे किया जाए कि आप मार्केट गए, आपने क्या चीज सीखी, आप उसके वो बारे में आप आके क्वेश्चनिंग प्रेजेंटेशन दें। आप प्रेजेंटेशन बाय सेल्फ भी दे सकते हैं, और इन पेपर अगर आप हैंड रिटन की बात करते हैं तो आप पेपर में एक किस्म की प्रेजेंटेशन ही दे रहे हैं कि आप क्या सीख के आए और क्या आपको एक रिपोर्ट आपने बना दी। एग्जैक्टली, रिपोर्ट बना दी, क्या आपको मुश्किलात पेश आई और क्या कंपनी को मुश्किलात पेश आ रही हैं इस मार्केट के अंदर। ठीक है, इसी तरह स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में भी हो सकता है। अगर ये स्कूल लाइफ से होना स्टार्ट हो तो मेरे ख्याल से इसे बेहतर कोई चीज़ नहीं कि यूनिवर्सिटी आके बच्चा पहले ही इतना वेल परफेक्ट होगा और परफेक्ट इतना बना होगा, मार्केट के बारे में नॉलेज होगा। ठीक है, वो आगे आके ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। और ठीक है, फिर जब यूनिवर्सिटी से प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा तो वो एक अच्छा प्लेयर बन के निकलेगा। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो सारी स्ट्रेटजीज, केस स्टडीज वाला आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज जो फील्ड आपकी है, अब देखें जब मेडिकल जो डॉक्टर्स बनते हैं, उधर ऐसे डॉक्टर से पढ़ के तो नहीं बनते, उनको भेजा जाता है, वो डॉक्टर्स के साथ खड़े होते हैं, ऑपरेट होता हुआ देखते हैं, खुद अपने हाथ से करते हैं, फिर वो सीखते हैं। तो इसी तरीके से बाकी डिसिप्लिन में भी आप एक अच्छे मार्केटर नहीं बन सकते जब तक कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ना हो फील्ड के अंदर। मतलब हमारे यहाँ बच्चा BBA जो कि प्रोफेशनल डिग्री है या MBA कर लेता है, लेकिन कभी वो किसी मार्केट या कंपनी में गया ही नहीं होता। वो पहली दफ़ा जाता है, जब वो इंटरव्यू देने जाता है वो ओवरवेल्म हो जाता है कि अच्छा जी ये क्या है, यहाँ पे तो किताबों में तो ये नहीं पढ़ा था। तो अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़, एक तो विजिट्स का आपने बताया, इसके अलावा केस स्टडी बेस्ड एजुकेशन हो, और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज रखें बच्चों को, ताकि बच्चों को किताबों के अलावा भी चीजें सीखने को मिले। ठीक है, जब बच्चे को बोलना नहीं आएगा, उसको टीम के अंदर काम करना नहीं आएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आगे जाके सक्सेसफुल हो सकता है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ ऐड करता हूँ, खाली सिर्फ हमारी फील्ड में नहीं, ये तो एक प्रोफेशनल फील्ड है BBA MBA। अगर हम इसी तरह इंजीनियरिंग में चले जाएं, मेडिकल में चले जाएं, सारी रिसर्च जितनी होती है सारी, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, लेकिन बहुत कम, लिमिटेड। और वहाँ पे हम क्या करते हैं, रिसर्च का भी हमें पता ही हमारा क्या हाल है कि हम ये करते हैं कि अच्छा जी फलां का मॉडल उठा के उसको पाकिस्तान में रिसर्च कंडक्ट कर ली, थोड़े से वेरिएबल्स चेंज करके हमने कर ली। सैडली सारी नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा रिसर्चेज इसी तरीके से होती हैं। तो हम कुछ नया कैसे बनाएं? हम नए की तरफ जाते ही नहीं ना, क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल लर्निंग हम कभी सोचा ही नहीं होता। हमने ये सोची भी है कि हमने एक रोबोट बन के पढ़ना है, रोबोट बन के आगे जाके क्राइटेरिया पूरा करना है डिग्री का। इसी तरह जब आप मेडिकल फील्ड में चले जाएं, मेडिसिन्स की जितनी डिस्कवरी होती है, या सपोज अभी आपके सामने कोरोना वायरस की, ये भी बेसिकली एक वायरस बनाया गया था। ठीक है, वो अनफॉर्चुनेटली उसने दुनिया का कबाड़ा कर दिया, वो अलग चीज़ है, लेकिन
हम तो रिसर्च वायरस थी। हमने जो कंप्यूटर का वायरस है वो हमने हाँ बनाया था। ये क्रेडिट हमें जाता एग्जैक्टली, ये क्रेडिट हमें है। ये क्रेडिट हमें पाकिस्तानियों को जाता है। हमने वायरस कंप्यूटर का जरूर बनाया था। लेकिन कोरोना वायरस हमने अच्छा, नहीं इसके पीछे भी अजीब अजीब स्टोरी हमने सुनी हुई है। खैर, इसके बारे में क्या कह सकते हैं, फिर बात करेंगे इसके फिर बारे बात में। करेंगे। और मुझे हाँ। तो यहाँ भी शक पड़ता है शायद ये भी पाकिस्तानियों ने ना बनाया हो। कोरोना वायरस अभी मान नहीं रहे। वेल तला, थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ प्राइवेट सेक्टर हमारा फिर थोड़ा सा कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर को कोशिश करनी चाहिए कि वो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, ताकि हमारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल चीज़ें सीख के फिर ही जाके हम लोग कुछ इनोवेटिव के पाकिस्तान से जो इनोवेशंस हैं या कंट्रीब्यूशन है रिसर्च के अंदर फिर जा सकती हैं। तला, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों के क्या ख्याल है प्रैक्टिकल लर्निंग के बारे में? क्या ये ज़रूरी है? क्या ये होनी चाहिए? क्या आपकी यूनिवर्सिटी में हो रही है? ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।